आज 27 दिसंबर, जो पाकिस्तानी तारीख का एक स्याह दिन। इस दिन पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद हुई। अज़्म हिम्मत का निशान थी और उन्होंने न सिर्फ अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुर्रतमंदाना सियासत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसी जज्बे के साथ उन्होंने हर आमिर का भी डट कर मुकाबला किया। उन्हें जब भी जैसे भी मौका मिला, उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। आज जब हम उनकी 70वीं बरसी मना रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके मुफाहमत के पैगाम और उनकी उस जो अहमियत है उसको समझें, मुल्की सियासत में बहस का रुख तब्दील करें और सारी तवानाइयाँ अवाम की फलाह व बहबूद पर ज़रूर खर्च करें। इसी के साथ प्रोग्राम खबर और तजिया में खुश आमदीद। मैं सना कहबान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौरदी साहब। मुज़म्मिल साहब, आज स्याह दिन है। बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी है, 17वीं बरसी है। और मुझे आज भी वो 27 दिसंबर 2007 का दिन याद है। मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो चुका था, इंतखाबी मुहिम चल रही थी और मैं भी एक इंतखाबी रैली से जब वापस आया शाम में, तो मुझे हेलीकॉप्टर में इतला मिली थी कि ये हो गया है। और जब मैं उतरा तो शहर वीरान था, सुनसान था, सब बंद हो गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर की लेगेसी बहुत बड़ी लेगेसी है और मैं उनकी लेगेसी में सबसे बड़ी चीज़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को समझता हूँ। देखें, वो पाकिस्तान में सियासी महाजराई का खात्मा करके गए। उनकी और नवाज शरीफ के दरमियान इतने इख्तलाफात, इतनी जो है बदमज़गी, इतना तनाव, और उन्होंने उसके बाद सुलह की जाकर नवाज शरीफ से, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि पाकिस्तान में सियासत आगे कैसे चलेगी। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत 18वीं तरमीम हुई, काफ़ी कुछ हुआ, शराकत इक़्तिदार हुई। आज भी जो शराकत इक़्तिदार है वो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मरहून मिन्नत है और पाकिस्तान की सियासत को महाजराई से ख़त्म करके मुफाहमत पर लाने में बेनज़ीर भुट्टो का, क्योंकि वो गई नवाज शरीफ के पास चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने, ये उनकी सोच थी। और मैं समझता हूँ कि वो जो उनकी लेगेसी है उसका समर आज बिलावल भुट्टो के पास भी है, आसिफ ज़रदारी साहब के पास भी है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद को मैच किया सियासत में। ऐसी बात नहीं है कि आज हम कहें कि भुट्टो साहब का कद बड़ा और बेनज़ीर का कद छोटा। उन्होंने अपने बाप को कदम ब कदम मैच किया पॉलिटिक्स में और बराबर बताया कि वो उनको वही गुण आते हैं जो उनके वालिद को आते थे, तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और वो पाकिस्तान की सियासत का एक दरख्शंदा बाब है, पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा बाब है जिस पर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमारी सियासत में काबिल फ़ख्र चीज़ें कम ही हैं, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसमें काबिल फ़ख्र बाब है जिस पर हम सबको फ़ख्र है। और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया। बेशक DGISPR की आज बहुत अहम गुफ्तगू रही, बहुत बड़ी, और 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़े अहम फैसले सुना भी दिए की सजाएं आ रही कि 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक ये अमल जारी रहेगा। मतलब कि सीधा सीधा जवाब है। और कल भी हमने देखा जो फैसला उनके खिलाफ है, पहले सुनवा देते फिर उसके बाद उस पर तबसरा। तो जो इस बयानिए और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखते हैं, असल मुल्जिम तो वो है। और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मंसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। कल भी बड़ा फैसला आ गया था, न्याज़ी भी उसमें थे। देखें, एक तो जनरल फैज का नाम आ रहा है जी, जो प्रेस रिलीज भी आया, उसमें आया कि जनरल फैज पर 9 मई की कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम है। yes, literally. और दूसरा नाम बानी PTI इमरान खान का आता है या मुराद सईद का आता है और लोगों का आता है जिन पर अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमे चल भी रहे हैं। और लेकिन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड की बहुत बात करती है पाकिस्तान की फ़ौज, और कई लोग कहते हैं कि वो नाम नहीं लेते हैं या उनको मिलिट्री कोर्ट्स में वो नहीं लेके गए मास्टरमाइंड, और उनको क्यों नहीं मिलिट्री कोर्ट में लेके गए और इन लोगों को लेकर गए और इनको सजाएं दी। तो लिहाजा ये सवाल मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड का जो सवाल है वो आज भी अपनी जगह तिश्नगी रखता है, क्योंकि आज भी उनके नाम तो नहीं लिए गए। वो कौन हैं
उनके खिलाफ ये 9 मई का मास्टरमाइंड होने का मुकदमा किसके ऊपर चलेगा, को किसके ऊपर वो फर्द जुर्म आयद होगी, किसका ट्रायल होगा कि वो 9 मई का मास्टरमाइंड है और कौन। तो अभी तक ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लोग बात करते हैं कि जनरल फैज़ का जो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है उसमें 9 मई का चार्ज भी शामिल है, लिहाजा वो 9 मई के बड़े मुल्ज़मान में शामिल हैं। फिर उनके को अक्यूज के तौर पर मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं जो उनके साथ शामिल थे। लेकिन अभी तक क्या जनरल फैज़ को जब 9 मई में सज़ा होगी तो उनके को अक्यूज का नाम उसमें शामिल होगा और उसके बाद वो 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों का मुकदमा शुरू होगा जनरल फैज़ की सज़ा के बाद कि उस फैसले में बाकी लोगों के नाम लिखे होंगे और फिर वहाँ से एक नया ट्रायल जन्म लेगा। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद हैं और आज भी जनरल अहमद शरीफ ने इस सवाल पे ये तो कहा है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा, लिहाजा उनको सजाएं मिलनी चाहिए और ये 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है, वो पुरानी सारा। इसका मतलब है 9 मई के हवाले से फौज अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है और उसमें कोई लचक अभी तक नहीं है। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये क्लियर किया है कि हम पे बड़े इल्ज़ामात थे इस हवाले से भी कि जी ये जो कुछ करवाया है ये एजेंसीज ने कराया, तो हमने तो अपने बंदों को सजा दे के ये सब कुछ कर दिया, जो कहना था सब कुछ कह दिया। DGISPR साहब ने इस हवाले से कहा क्या, पहले सुन लीजिए फिर उस पर बात करते हैं। कि जो 9 मई के साने से जुड़े वाकयात हैं, इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। और अगर इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे, ये तो प्लांटेड लोग हैं और ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फौज ने खुद हमले करवाए, फॉल्स फ्लैग। तो चलें, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है, खुलकर बोले और क्लियर किया उन्होंने सिचुएशन। वो कहते ये ठीक है कि PTI का मौकफ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ठीक है ना। PTI का बयानिया है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये फौज ने खुद कराया है PTI को फंसाने के लिए, ये मतलब ऐसी बात तो नहीं है। ये तो वो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये जो लोग मुख्तलिफ शहरों में इंतशार फैला रहे थे या आग लगा रहे थे या तोड़ फोड़ करके ये एजेंसियों के लोग थे और हम नहीं थे। ये तो PTI का स्टेटेड मौकफ रहा है और ये कोई ऐसा मौकफ नहीं है जो राज की बात है। उनका वाहिद दफा ये है कि जी ये एजेंसियों के लोग थे और हमारे तो लोग थे ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा अगर ये एजेंसियों के लोग थे तो हमारे ही लोग थे, हमने अपने लोगों को सजा दे दी, आपको क्या एतराज है? मतलब अगर जिना हाउस को आग लगाने वाले लोग वो कहते हैं एजेंसियों के लोग थे, अच्छा फिर हसान नियाज़ी भी एजेंसियों का बंदा हुआ ना। एक ब्रिगेडियर साहब को भी सजा हुई है, जावेद अकरम साहब को, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उनको भी जिना हाउस पर सजा हुई है, वो मौजूद है। लेकिन फौज का मौकफ ये है कि अगर आपका हम पर ये इल्जाम है कि ये जो हमने सारा कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है तो हमने अपने लोगों को सजा दे दी, आपको क्या तकलीफ है? हाँ, फिर उस पर इतराज़ात फिर हम पे क्यों इतराज कर रहे हैं? ये एक सियासी बयान का सियासी जवाब है। वैसे मैं आपको एक बात समझूं, क्योंकि वो PTI का सियासी मौकफ है ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बयानिया, तो उन्होंने उसका मेरा मतलब है कि एक पॉलिटिकल जवाब दिया कि अच्छा अगर वो लोग हमारे ही थे तो और हमने कराया तो हमने अपने लोगों को सजा दे दिया, आपको क्या एतराज? आप उनसे ताल्लुकी कर लेना, आप उनको क्यों ऑन कर रहे हैं? आप कहें जी ये लोग PTI को चाहिए वो कहे कि ये लोग हमारे थे ही नहीं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, फौज के लोग थे, फौज ने खुद ही भेजे और अब खुद ही इनको सजाएं दे रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इन सबको डिसोन कर दे PTI। तो इनको डिसोन क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा ख्याल है PTI डिसोन कर भी दे तो वो इसलिए नहीं कर रही कि शायद वो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू को इंटरनेशनली कैश कराना चाहती है, वरना आप देखें इनमें से किसी को भी PTI का कोई लीडर कभी कोई मिलने गया, किसी के घर कोई गया, किसी की खैरियत पूछी? मैं बताऊं, ये लाहौर में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद वगैरह कैद हैं, इनसे कभी PTI का कोई लीडर मिलने नहीं आया।
हाँ, उन्होंने इतराज उमर के बाकायदा सरफराज खत चीमा, भी लिखकर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की। कभी कोई सब अडियाला जाते हैं मिलने के लिए, तड़फते हैं अडियाला जाने को, इनको मिलने कोई नहीं आता। ये बेचारे बेयारो मददगार हैं उमर सरफराज चीमा 9 मई के, इनसे कोई ना मिलने आता है, ना इनको कोई वकील देता है, ना इनको कोई रोटी पूछता है, ना इनका कोई नाम लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इनको फिर डंप कर दिया हुआ है पीटीआई ने। वो अंदर से रोते हैं वहां बैठ के कि कभी उनको मिलने, मतलब अलीमा खान लाहौर रहती हैं, वो कभी उनको मिलने नहीं गई, अडियाला जाती हैं, कोट लखपत नहीं गई कभी मिलने। इसी तरह बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा लाहौर रहते हैं, कभी मिलने नहीं गए, कोई उनकी वकालत करने को तैयार नहीं, बेचारे अपने वकील भी खुद कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझे, तो ठीक है, उनका मौकफ है कि अगर हमारे लोग थे तो हमने सजा दे दी, आप तो डिसोन करते हैं, आप तो उनके लीडर्स को भी डिसोन करते हैं, मेरे ख्याल में ये भी ठीक मौकफ है, इसमें कौन सी। जनरल फैज के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा, वो सुनाते हैं जी। जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है, उसके अंदर जो मुलजिम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ, इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक और मुआवनत हासिल है। हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। पाकिस्तान की फौज किसी एक खास सियासी पार्टी, नजरिए या सोच की ना मुखालिफ है ना हमायती है, और कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। गुस्से में कहा उन्होंने, सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना तो इस पड़ेगा। कैटेगरी में तो बहुत से लोग आ जाते हैं। जनरल फैज ने अपनी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखा। एक चार्ज उन पर यह भी है कि उन्होंने अपनी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखा। फिर उनका मौकफ है कि जो फौज है वो किसी सियासी जमात के साथ अलाइन नहीं हो सकती, तो लिहाजा जनरल फैज को तमाम अगली सजा का, लोगों को जनरल फैज की सजा का बहुत ज्यादा इंतजार है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, जनरल फैज की सजा भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बड़े तूफान से कम नहीं होगी। हो भी जाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल सजा तो देखें, इस सारी गुफ्तगू के बाद और जो फौज ने अब तक किया, जैसे 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं देनी पड़ी ना, फौज के पास ये रास्ता तो नहीं था कि इन सबको बरी कर देते। उनके तो वकील बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जनरल फैज को भी मुझे सजा होगी, और मुझे लगता है जल्द सजा होगी। हाँ, मुझे ज्यादा ताखीर उसमें नहीं लगती है। मुझे लगता है कि अगली सजाएं जो अब सजा जो आएगी वो अब जनरल फैज की होगी, और वो भी तगड़ी सजा होगी, उम्र कैद से कम नहीं हो सकती, और अगर जान बच जाए तो बड़ी बात है। लोगों का ख्याल है कि पहले से में शायद उनको सजाए मौत भी हो सकती है, लेकिन उम्र कैद तो यकीनी है जो चार्जेस हैं। और मुझे लगता है जो जनरल फैज की सजा होगी वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भूचाल पैदा करेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे को अक्यूज्ड के नाम होंगे कि ये इनके साथ शामिल थे, और फिर गवर्नमेंट को उसमें कहा जा सकता है कि ये जो सिविलियन हैं इनका इन चार्जेस के तहत ट्रायल करें, और वो जो कहते हैं ना 9 मई के मंसूबा साज और मास्टरमाइंड, वो इस ऑर्डर में फैज की सजा में वाजे हो जाएंगे। वो कहते हैं पीटीआई वाले कि ये बेसिकली जनरल फैज की सजा का डर इमरान खान साहब को मेल्ट करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, जैसा फर्क नहीं पड़ता। खान साहब ने भी कहा करें, जो करना है करें। ये तो अभी ट्रम्प की बड़ी उम्मीदें हैं ना, जब ट्रम्प की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी ना, तो वो कल कह रहे थे कि मैं किसी से कोई बदला नहीं लूंगा, वो भी रहम की अपील ही थी ना कि मैं भी नहीं करता कुछ, आप भी कुछ ना करें। तो सीज फायर की बहुत कोशिशें हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में अगली सजा जनरल फैज की है और सबको उसका इंतजार है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मजीद भी बताएंगे आपको कि क्या कहा डीजी IAS PR साहब ने। इसके एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डीजी IAS PR से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्या होने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, तो जवाब उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। ही वाज लाइक कि ये दोबारा मैं दोहराता हूं कि पाकिस्तान की फौज का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। वी आर न्यूट्रल। क्या कहा है वो सुनवा देते हैं।
हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम, ताहम कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। इस वक्त जो आपकी वफाक है और आपके सूबे इन तमाम में जमहूरी और कसीरुल जमाती हुकूमतें मौजूद हैं, जो सियासी पार्टीज के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। देखिए, ये तो ठीक है कि उन्होंने मुज़ाकरात को खुशाइंद कहा है, और ये भी ठीक है कि उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करनी चाहिए और हम उसमें पार्टी नहीं है। अच्छा, इस जवाब के दो पहलू हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल एक तो था ना कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान को पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, उस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, और वो जो कहा जा रहा था कि एक मुज़ाकरात सामने हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात पीछे हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं ना, तो एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन उसकी भी उन्होंने दी कि अब वो नहीं है। और लोगों, और मेरे ख्याल में जो आज उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, 9 मई के हवाले से भी और इंतशारी सियासत के हवाले से भी, 26 नवंबर के हवाले से थी, वो ये सारा तासुर की नफ़ी कर रही थी कि बैक चैनल को पीटीआई या इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। देखे ना, कल इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, केपी भेजे, मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे डील ऑफर कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कोई डील नहीं है। ऐसा कोई ऑफर मेज पे अगर हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती जिसमें इंतशारी सियासत की बात हो, जिसमें हो 9 मई के मास्टरमाइंड, मतलब कोई लचक, कोई गुफ्तगू में, कोई लहजे में, कोई अल्फाज में कोई नरमी, कोई लचक हमें नजर आती ना। बैक चैनल पे कुछ हो रहा होता। उन्होंने सियासी पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात की तो हिमायत की है, लेकिन इंतशारी सियासत के खिलाफ जो वो कहते हैं, उसके खिलाफ जो मौक़िफ़ है वो तो डट के दिया है। जो पीटीआई, मेरा मतलब एहतजाज, सड़कें ब्लॉक करना, बंद करना, ये वो, उसको तो उन्होंने नफ़ी की है और उसके तो साथ नहीं वो खड़े हैं। तो फिर बैक चैनल पे कुछ नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है जो कुछ है वो मुज़ाकरात हैं, और उस पर भी मेरा ख्याल है कल उसका इख्तिताम हो गया है, क्योंकि जब इमरान खान ने कह दिया है कि 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन है, तो 31 जनवरी तक तो कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो कल उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। वो ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ट्रंप के आने तक मुज़ाकरात खेल रहे थे। 20 जनवरी को ट्रंप साहब आ जाएंगे, 31 जनवरी को मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, फरवरी से वो उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे कि ट्रंप आएगा तो मुझे निकाल लाएगा। तो वो मेरा ख्याल में ये जो है ना मुज़ाकरात का खेल जो था है वो सिर्फ ट्रंप के आने के इंतज़ार के लिए खेला जा रहा था। तभी कल डेडलाइन 31 जनवरी की दे दी गई है, क्योंकि उनका ख्याल है कि फरवरी में ट्रंप साहब आ जाएंगे और फिर अमेरिका जो है उनको आराम से उठा के बाहर निकाल के वज़ीर आज़म बना देगा किसी जादुई ताकत से। तो इसलिए उन्होंने 31 जनवरी डेट रख दी है। लेकिन TJI-SPR ने क्लियर कर दिया कि सड़कों पे हमको इंतशार नहीं होने देंगे। अगर किसी का ख्याल है कि वो सड़कें गर्म करके पाकिस्तान में कोई इंतशार कर सकता है, तो उसके लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कोई तैयार नहीं है। आप जितना मर्जी शोर मचा लें। 26 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी वो कौन लोग थे और किसने इंतशार किया, किसने फसाद किया। इस हवाले से आपको सुनवाते पहले। ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है कि ये जो मनफी और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है, याद करें तो ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ, उस वक्त भी आपने देखा, आपने मई 2022 में भी देखा, नवंबर 2022 में भी देखा, सानया 9 मई 2023 में भी देखा, और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा। ये उसी का तसलसल है जो हमने नवंबर 2024 पहले थी डिजिटल टेररिज्म, अब है पॉलिटिकल टेररिज्म। जी लेकिन ना दहशत, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शुरू में तो दहशत गर्दों पर थी, अफगानिस्तान में जो दहशत गर्दी है जो, और केपी में है, पारा चनार में है, उस सारे पे जवाब हुए तफसीलन। उन्होंने पूरे साल में जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन थे, पूरी फौज की कारकर्दगी रखी। लेकिन उन्होंने सियासी दहशत गर्दी का आज नई इस्तिलाह दी है कि ये एक नई डिक्शन आई है कि जी सियासी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, दहशतगर्दी सियासत में होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। तो इसका, और नवंबर साजिश, इसका मतलब है फौज इसको ऐसे देखती है कि जो 26 नवंबर को हुआ है वो एक साजिश थी, फौज के खिलाफ भी, मुल्क के खिलाफ भी, रियासत के खिलाफ भी, और वो एक सियासी दहशतगर्दी थी। वैसे तो ये सवाल भी उन्हें हुआ है कि जी के फौज बंदे कितने मारे हैं
उस वाले से, तो उन्होंने बताया कि फ़ौज का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किसी मुजाहिरीन के साथ नहीं हुआ, और जो असला था वो पीटीआई के लोगों के पास असला था, जो वहाँ पे लॉ फोर्सिंग एजेंसी थी उनके पास आतिशी असला मौजूद नहीं था, जो उन्होंने कहा गया। तो टेक्निकल बात यह है कि उस पर, लेकिन नवंबर साजिश क्या है? क्या नवंबर साजिश पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की साजिश थी? क्या आप एक सूबे से लोग लाएंगे और उसके बाद जैसे ढाका पे चढ़ाई हुई और उसके नतीजे में हसीना वाजिद को भागना पड़ा, तो इनका ख्याल था कि हम भी बंदे 2-4 लाख ले आएंगे या 50,000 ले आएंगे, ला के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और वो उसके बाद यहाँ से हुकूमत को उठा के ना बाहर फेंकेंगे और कहेंगे कि लोगों ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, चाहे वो 50,000 की तादाद में ही हो। तो 26 करोड़ लोगों को तो वो 50,000 जो है वो नहीं ना रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसलिए फौज के नज़दीक वो एक साजिश है जो 26 नवंबर को की गई है, और फौज उसको सियासी दहशतगर्दी भी समझती है, मामूल की सियासत नहीं समझती, कोई पुरअमन एहतजाज नहीं समझती, उसको इंतशार समझती है। और फौज की राय में वो जो साजिश है उसमें उनका मौक़िफ़ है कि फ़ौज को भी टारगेट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो मेरा मतलब एहतजाज ख़त्म भी नहीं हुआ था तो सोशल मीडिया पे पोस्टें लगनी शुरू हो गई थी, तो इसका इनको पहले ही पता था कि लोगों ने मरने हैं। शहीद एहलकार के हवाले से भी और दूसरा पुलिस एहलकारों के कहा तो कि क्या वो फौज का मौक़िफ़ है कि वो सारा कुछ प्री प्लान्ड था कि आपने पहले अपने लोग खुद मारने हैं, उसके बाद उसका बयानिया बनाना है कि फौज ने मार दिए हैं और फिर दुनिया में चढ़ाई करनी है। तो टेक्निकली फ़ौज नवंबर की जो साजिश है उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ भी समझती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी समझती है। और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये बता रही है कि आइंदा भी ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी का 26 नवंबर के बाद ख्याल है ना कि अब हम दोबारा आएंगे तो बड़ी नरमी होगी, अब एक दफ़ा हमने डिफेंसिव कर दिया लॉ इन्फोर्सिंग फोर्सेस को कि अब जो है वो अगली दफ़ा तो नहीं ना गोली चलाई जाएगी, अगली दफ़ा सख्ती नहीं होगी, तो अब हम आ सकते हैं, तो वो क्लियर है कि दोबारा भी आने की इजाज़त नहीं होगी। ये इंतशारी सियासत इसको फ़ौज सियासी, इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इसको सियासत नहीं समझती, इसको सियासी दहशतगर्दी समझती है। एहतजाज करने को नहीं, पुरतशद्दुद एहतजाज करने, ताकत के जोर पर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप किसी ताकत के जरिए, जैसे 9 मई को आपने ताकत का मुजाहरा किया, आग शाग लगाई, 26 नवंबर को भी आप इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते थे लोगों को लाकर, हम आपको संजानी जगह दे रहे थे, आप कह रहे थे नहीं हमने डी चौक ज़रूर आना है। या इसके अलावा आप जैसे वो नवंबर 22 है जब आर्मी चीफ की तैनाती थी, उस वक्त आप वो कह रहे हैं कि ये जो साजिश है और पुरतशद्दुद सियासत है इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसको वो सियासी दहशतगर्दी समझते हैं। और उनका ख्याल है कि पुरअमन एहतजाज और चीज़ है और पुरतशद्दुद एहतजाज और चीज़ है। पुरतशद्दुद एहतजाज की जो है वो सियासी दहशतगर्दी है, वो कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है। जब आप अपने एहतजाज में जो है ताकत ले आते हैं और ताकत का इस्तेमाल ले आते हैं, अस्करियत ले आते हैं, तो फिर वो पुरअमन एहतजाज नहीं रहता। जब मुजाहिरीन के हाथ में डंडे हों, जब मुजाहिरीन के हाथ में असला हो, जब मुजाहिरीन के हाथ में जवाबी आंसू गैस चलाने के हथियार हों, तो फिर वो मुकाबला है ना एक मिलिट्री फोर्स का दूसरी मिलिट्री फोर्स से, तो फिर वो सियासी तो नहीं रही, वो अस्करियत आ गई और फिर वो सियासी दहशतगर्दी आ गई। दहशतगर्दी का भी उन्होंने ओवरऑल जिक्र किया। इसमें भारत का उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से इस साल 25 बार सरहदी खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, एक दौर था जब भारत के साथ ना हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल रोज़ाना गर्म रहती थी, जैसे आजकल हमारा मशरकी सरहद है ना अफगानिस्तान वाली, और वो एक हॉट बॉर्डर है हमारा। एक दौर में हमारा इंडिया के साथ भी हॉट बॉर्डर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि साल में 25 बार होना इंडिया के तनाजुर में इतना ज़्यादा नहीं है। एक दौर में तो दिन में 25 बार हो जाता था, ठीक है ना। तो बाकी जो टेक्निकल खिलाफ वर्जियाँ हैं उसमें इंडिया ड्रोन श्रोन उड़ाता है वो वाले, और उनको सर्वेलेंस के लिए, और वो गिराती है पाकिस्तान की आर्मी, और हमने कई दफ़ा देखा है ड्रोन गिराए हैं इन्होंने, और उनमें कैमरे लगाकर दूसरी तरफ गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये ठीक है कि लाइन ऑफ इंडिया के बॉर्डर पे सब ठीक नहीं है, पूरा सीज फायर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो 2022-21 में जो सूरत हाल थी उसकी निस्बत
बॉर्डर उतना गर्म नहीं है जितना इस वक्त हमारा ईस्टर्न बॉर्डर गर्म है अफगानिस्तान वाला। वहां पर तो आप देखें अफगानिस्तानी हुकाम को हम समझाते हैं, लेकिन अब जाहिरा वो जो दहशतगर्द हैं उनको काबू नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो क्या अब वो नहीं काबू करते तो हम बैठकर तमाशा देखेंगे? कुछ ना कुछ तो जाहिरा करना पड़ेगा ना। यकीनन आज देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अफगान हुकूमत को टीटीपी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनानी होगी, जरूरी है, दो अमली नहीं चलेगी। तो मेरा ख्याल है जो बात DGISPR कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, वो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने भी की है और उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए किया तो अफगानिस्तान के। लेकिन अब देखिए ना, अफगानिस्तान के हवाले से भी PTI जो है वो रियासत पाकिस्तान के पॉलिसी के साथ नहीं खड़ी है जी। देखिए ना, एक तो DGISPR ने भी कहा है कि जी अब हमने दहशतगर्दों को भगा दिया था तो उन्हें वापस लाके आबाद किसने किया, वो कहते हैं बानी PTI और इमरान खान पे। और दूसरा जो अभी पिछले दिनों जो स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की जानिब से, उसको भी देखिए सब ने पाकिस्तान में सपोर्ट किया सिवाय PTI के। आप बात समझिए ना, और वो भी कि आप रियासत पाकिस्तान के साथ तो खड़े हो ना। मेरा मतलब है कि आप रियासत के सर पर सियासत ना करें, ये एक सवाल है। मतलब जब आप कहते हैं रेमिटेंसेस ना भेजें तो आप रियासत पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। तो हुकूमत तो नहीं, पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की कॉल काफी दूर चली गई ना तरीक इंसाफ की तरफ से, सिविल नाफरमानी की कॉल। नहीं, आजकल रोजाना ट्विटर पे अपील चल रही है ना कि ना भेजें। खुद बानी PTI के ट्विटर से भी सब जगह चल रही है कि ना भेजें, ना भेजें, ना भेजें। वो तो हुकूमत इस इशू पर बात ही नहीं करना चाह रही PTI से, लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप ना फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और ना इस तरह पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है अपने सियासी मकासद के लिए, मेरे ख्याल में उसको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी निगाह से नहीं देखती है। और मैं समझता हूँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो पिछले कुछ दिनों से गर्द आ रहा था ना कि नहीं आपको नहीं पता, बैक चैनल पे बड़ा कमाल हो गया है, वो जी बड़ा दबाव आ गया है और बड़ी बातचीत चल रही है, अडियाला टू बनीगाला रोड चल रही है और वो एक हेलीकॉप्टर पे जाएंगे और बस सब तय हो गया है, 2 दिन की बात रह गई है, 4 दिन की बात रह गई है। तो लीमा खान कह रही है ना वो खान ने डील करने से इनकार कर दिया। नहीं, वो तो मेरा मतलब है कि वो एक डील ऑफर ही नहीं है तो इनकार क्या करेंगे। मुजम्मिल साहब, आज शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा गरज बरस कर हुकूमत के खिलाफ बोले हैं और मामला फिर वहीं का वहीं PSDP का मसला जो कहा था मुआहदे पे अमल नहीं हुआ, नून लीग से फिर नाराज हैं। अब क्या मामला आ गया कि अब बिलावल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के लिए चली जाएगी? उन्होंने कहा एक सियासतदान आपके बारे में कहता था मुसीबत में पाँव और मुसीबत से निकलने के बाद गले पड़ जाते हैं। और उन्होंने टेक्निकली तो PSDP की लड़ाई है और तरक्याती बजट की लड़ाई है। किस सियासतदान की तरफ इशारा है? नून लीग की तरफ इशारा है। मेरा मतलब सियासतदान कहता था, अब उनको पता नहीं इमरान खान कहता था या मौलाना फजलुर रहमान कहते थे, कौन कहता था ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन टेक्निकल बात है कि दूसरी दफा वो वोट दिया उन्होंने शहबाज शरीफ को। तो वो कहते हैं मोमन एक सुराख से दूसरी दफा नहीं डसा जाता, तो आपने तो दूसरी दफा शहबाज शरीफ को वोट दिया ना। तो आपको तो शहबाज शरीफ बहुत पसंद है जो आपने दूसरी दफा उनको वोट डाला है। पहली दफा चले गलती हो गई, तो बनता ही नहीं ना, पहली दफा गलती हो गई तो आप दूसरी दफा ना डालते। तो अब आपने डाला है तो आपको परेशानी किस बात की है? तो ये तय हुआ था, आप हुकूमत, ये कह रहे हैं ये तय हुआ था कि आप हुकूमत बनाएं और अवाम के मसाइल हल करें। ये भी तय हुआ था कि PSDP मिलकर इत्तेफाक राय से बनाएंगे, लेकिन जी कुछ नहीं ऐसा हो रहा। देखिए अवाम के मसाइल तो वो कहेंगे हम हल कर रहे हैं, मेरा मतलब है कहाँ से, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि वो कहेंगे कि सिंध में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वो तो हमें पता है, जिनको जो पंजाब में नहीं बह रही तो इसके लिए बड़ा मसला है। जी। और तो इसलिए पंजाब और सिंध का तकाबली जायजा कर लिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल मुसलसल नाराज है जी। बिलावल ये हुकूमत बनाने के भी खिलाफ थे शुरू से, पहले दिन से। वो नून लीग के साथ हुकूमत बनाने के हक में नहीं थे। ये आसिफ जरदारी साहब का फैसला था
वो उसके लेकिन आसिफ जरदारी साहब की भी आज तकरीर ये नहीं है जो बिलावल की तकरीर है। उन्होंने कहा सिंध की गैस कहीं नहीं जाएगी, सिंध का पानी कहीं नहीं जाएगा, हम आप इसी धरती में हैं, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उन्होंने मुफाहमत की बात की है। बिलावल ने तो पूरे आज मशीन गन लेके सारी चढ़ाई कर दी है। लेकिन अब टेक्निकल बात यह है कि बिलावल का गुस्सा कब इस नहज पे आएगा कि वो हुकूमत तोड़ दे। मुझे लगता है बिलावल जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वो उनकी अपनी पार्टी पर बस नहीं चल रहा, वरना जो उनकी गुफ्तगू है उसके नतीजे में तो कल उनको विड्रॉ कर लेनी चाहिए हिमायत। कोई तो मजबूरी है जो उनको हिमायत विड्रॉ नहीं करने देती। उनके वालिद साहब सदर बने हुए हैं, 2 सूबों की हुकूमतें हैं, वो विड्रॉ करेंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत टूट जाएगी। वो विड्रॉ करेंगे तो चेयरमैन सेनेट चला जाएगा। वो विड्रॉ करेंगे तो उनके गवर्नर खत्म हो जाएंगे जो पंजाब में और केपी में बैठे हैं। टेक्निकली कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी जिसकी 4 सूबों में इस वक्त हुकूमत है, वो कौन सी है वाला? पीपल्स पार्टी। आप देखें सिंध में उनकी हुकूमत है, केपी में, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, उनका वजीर आला है, केपी में उनका गवर्नर है, पंजाब में उनका गवर्नर है। कोई और सियासी जमात नहीं है जो 4 सूबों में बरसर इक़्तिदार हो। जिसका मतलब नून लीग के पास भी 4 सूबों में ओहदे नहीं है। मतलब नून लीग के पास केपी में कोई ओहदा नहीं है, सिंध में कोई ओहदा नहीं है, बलूचिस्तान में वो शरीक इक़्तिदार है, उनका गवर्नर है, पंजाब है, 2 सूबों में है। ठीक है ना, नून लीग के पास 2 सूबों में है। आप कह सकते हैं बलूचिस्तान में वो शरीक इक़्तिदार है, गवर्नर है, और पंजाब में उनका इक़्तिदार है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो 4 गवर्नर में 2 जगह गवर्नर है, 2 जगह वजीर आला है। और तोपों का रुख जो ऑपोजिशन की तरफ होना चाहिए वो उल्टा हुकूमत वजीर आला है। 2 सूबों में उनके पास गवर्नर है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, सदर मुमलिकत उनके पास है। और अभी वो कहते हैं हमने इक़्तिदार में हिस्सा नहीं लिया। मजे की बात यह है कि ये सारा कुछ लेने के बाद 4 सूबों का, तो वो कहते हैं हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला। भाई इक़्तिदार और क्या होता है? 4 सूबों में आपके पास इक़्तिदार है और किसी सियासी जमात के पास 4 सूबों में इक़्तिदार नहीं है सिवाय पीपल्स पार्टी के। और फिर आप कहते हैं हम तो इक़्तिदार में हैं ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। भाई ये सब कुछ क्या है जो आपके पास है, ये किसी और जमात को दे दें फिर आप। तो मेरे ख्याल में बिलावल का गुस्सा जो है वो एक तो बेमायनी है, और दूसरा मुझे लगता है कि वो पीपल्स पार्टी उनके इस गुस्से में उनके साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी पूरी? हाँ जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिर गवर्नमेंट वो तो जरदारी साहब की है ना, पीपल्स पार्टी तो जाहिर है फिर वो फिर मेरा मतलब बिलावल तन्हा ही नजर आते हैं मुझे इस सारे मौक़िफ़ के साथ। जरदारी साहब ने तो शुरू में कह दिया था ना बिलावल को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कि बिलावल को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सियासत को तो हमने सिखाना है, इसको ना सियासत तो सिखानी है। फिर अभी तो मेरा ख्याल है फिर सीरियस इस तकरीर को भी सीरियस लेने की। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात रिचर्ड ग्रिनेल के हवाले से, और गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल अपनी ट्वीट और एक्स हैंडल की वजह से जो तनाज़ात का शिकार साजिद तारड़ साहब भी हैं, सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, आई थिंक ओवर टू यू, आप भी मुश्किल सवाल कर सकते हैं साजिद साहब से। जी साजिद साहब, वो कहते हैं आपका कोई ताल्लुक नहीं ट्रंप से, आपका रिपब्लिकन पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, रिपब्लिकन पार्टी की इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी एंट्री बैन है, आप नो फ्लाई जोन में हैं कि आप वहाँ कहीं नेड़े भी नहीं नजर आ सकते कहीं ट्रंप इंतजामिया के। वो कहते हैं आखिरी दफ़ा बताएं आप ट्रंप को कब मिले हैं फैक्ट चेक के तौर पे। तो लिहाजा आपने ये जो सारा क्लाउड बनाया हुआ है ट्रंप के मुशीर का, ये सब जाली और फ्रॉड है। मैं शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब, मैं बड़ी मेहरबानी इनकी। मैं 2 मौजज़े देख रहा हूं, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं। एक मौजज़ा जो है, 2 मौजज़े बल्कि बताऊंगा कि जिन्हां बंदियां नूं पिंड दा या महल्ले दा जिहड़ा कोने दा जिहड़ा खोखे वाला गोल्ड लीफ दी डब्बी ना देंदा उधारी, आज वही बच्चे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं अमेरिका में बैठ के, और जो घरों से भागे हैं ज्यादातर, जिनका कारोबार ही यूट्यूब है। और दूसरा मौजज़ा मैंने देखा है, कल ISPR ने भी कहा है कि दुश्मन जो 77 सालों में नहीं कर सका, वो घर से भागे हुए चंद बच्चों ने डिलीवर कर दिया है 5th जनरेशन वार के जरिए। ये 2 मौजज़े मैंने देखे हैं अपनी रीसेंट लाइफ के। तीसरा,
इनसे बच्चों को, क्योंकि ये इंग्लिश पढ़ने से लाचार हैं, ये घरों से भागे हुए चंद आवारा बच्चे हैं जिन्होंने ये बाजार गर्म कर रखा है, इनकी गूगल पे एक्सेस नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश में है। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से इन्वॉल्व हूं, अटैच हूं उनके साथ, और मैंने वो कुछ देखा है जो बच्चे सारी जिंदगी नहीं देख पाएंगे। मैं सबसे पहले तो मैंने इस चीज पे बताना चाहूंगा, मुझे इनकी सर्टिफिकेशन की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि इनके कद काठ बड़े छोटे हैं। क्या पिद्दी का शोरबा, इनको जवाब देना भी मैं समझता हूं कि मौजू नहीं है मेरे जैसे एक शरीफ आदमी के लिए। चले उससे आगे चलते हैं कि ये अब ये हो क्या रहा है। ये मैं इस खासकर ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं रिचर्ड गर्नेल, मैं इस तस्वीर को 3 एंगल से बताना चाहूंगा। मैं अभी तक ये फॉर्मली बिलीव करता हूं कि ये अकाउंट जो है कोई लौंडा लपाड़ा ऑपरेट कर रहा है, ये डिप्लोमेटिक जबान नहीं है, ये गैर संजीदा ट्वीट्स हैं सारे। और तीसरा उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वो खुद ही ये कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर वो एम्बेसडर रहे हैं, जर्मनी के अंदर 20 दिसंबर को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उन्होंने कोई लब कुशाई उसके ऊपर नहीं की। बाजनिया के अंदर सर्बिया के अंदर रहे, उन्होंने किसी को टच नहीं किया। उन्होंने वेनेजुएला का उनका पोर्टफोलियो है, नॉर्थ कोरिया का, एक सिंगल ट्वीट नहीं है। आज से 3 महीने तक उनके ट्विटर हैंडलर के कोई फॉलोअर ही नहीं थे, आज मिलियंस में जा चुके हैं इस वक्त। ये मैं दूसरा एंगल। तीसरा एंगल उसमें यह मैं बताना चाहूंगा कि मुझे आप पे भी अफसोस है कि आप रिचर्ड गर्नेल साहब का असली ये सारा कुछ देख नहीं पाए। कल भारतीय मीडिया ने ये रिसर्च की है कि यहां पे चंद बीमार डॉक्टरों का एक ग्रुप है, पाक पैक, उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं अपने ट्विटर के ऊपर भी और इनके साथ भी कि इनको पीछे से सारा जो कुछ कर रहे हैं कि वो यहां पाक पैक के चंद डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन मेरी बला से उसकी वजह यह है कि मैं अभी भी फॉर्मली बिलीव करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैबिनेट के अंदर इस तरह का बंदा नहीं ले सकते जो इस तरह की गैर संजीदा ट्वीटें करे, नंबर 1। और अगर ये वाकई ही कर रहे हैं तो मुझे पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, मैं अमेरिकन हूं, मुझे अमेरिका की फिक्र होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में ये देखिए साजिद तारिक साहब, आप अपनी और रिपब्लिकन और ट्रंप की तो कोई रिलेशनशिप बयान करें ना। वो कहते हैं वो कुछ नहीं है, आपके पास 2016 के बाद कुछ नहीं है दिखाने को ट्रंप के साथ अपना। देखिए मेरा उनके साथ दिखाने का, मुझे ये बताएं कि मैंने किसको दिखाना है और उसमें से मैंने क्या हासिल करना है। सबसे पहले तो बात ये है। और तीसरी बात ये है, मैंने कल भी ये कहा था बदामी साहब के प्रोग्राम में कि मेरे ऊपर इनको ज्यादा अगर इश्यूज हैं, किसी को भी है, और भरना तो मुझे झूठ होने नहीं चाहिए, तो मेरा नाम ये गूगल करके मेरी इन्वॉल्वमेंट देख लें सारी चीजों में। और मैं जाती तौर पे ये बाकी बात मैं रीसेंट हिस्ट्री बताना चाहूंगा। 2020 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए थे, मैं वाहिद पाकिस्तानी था जिनकी उनके वेबसाइट के ऊपर मेरी इंट्रो लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अभी तक रिकॉर्ड मौजूद हैं मुजम्मिल साहब, मेरे रिकॉर्ड ये मौजूद हैं, अभी तक किसी भी पाकिस्तानी ने RNC के अंदर, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अंदर किसी ने अभी तक खिताब नहीं किया। मेरी ये अभी तक ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वॉशिंगटन DC के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन के अंदर मैंने सूरत फातिहा की तलावत की थी। जिस दिन ये लौंडे लपाड़े मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उस दिन ये बेशक जो खुली छुट्टी है जो मर्जी कर ले। अच्छा साजिद तारिक साहब, अभी भी डाउटफुल हैं आप कि जो वो एक्स हैंडल है जहां से ट्वीट आती हैं रिचर्ड गर्नेल की, वो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट नहीं है। लेकिन इंटरव्यू तो हम देख चुके जो उन्होंने टीवी पर दिया, उसमें भी इमरान खान को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं खुलकर। मेरा ये क्वेश्चन है पाकिस्तानी 23.5 करोड़ लोगों से और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर है? ये जिस तरीके से ट्वीट जो आप बात कर रही हैं, अगर इनका ये ट्विटर हैंडल है डिप्लोमेट, दिस इज हाउ द डिप्लोमेट्स बिहेव। ये हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, दिस इज हाउ द हार्वर्ड ग्रेजुएट बिहेव। और तीसरी बात ये है कि दूसरा उनके पास टाइटल है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए वो काम करते रहे। इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने सारे कार्ड खोल के टेबल पे अपना चार्ज लेने से पहले ही रख देती हैं सारा कुछ। क्या ये मौजू जबान है? क्या आप रिजवान शेख जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर है उसको चार्जशीट देंगे अपना टेक ओवर करने से पहले? क्या ये सारा कुछ मौजू है जो कुछ हो रहा है? और मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, ये क्या ख्याल है, इमरान खान साहब को ये फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं?
मेरे ख्याल में तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, अपने लिए ये फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये लौंडे लपाड़ों से है कि तुम रियासत मदीना अब अमेरिका के एडवाइजरों से ढूंढ रहे हो। अच्छा नहीं, अब हमारा टॉपिक रिचर्ड गर्नेल नहीं है। हम आपसे आपके ट्रम्प आपके और रिपब्लिकन रिलेशनशिप पे, और एक ये है कि आपको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मेरा रिश्ता 2015-2016 से है, और डोनाल्ड ट्रंप कैंप के अंदर बहुत ज्यादा कई और कैंप मौजूद हैं, किसी कैंप का एक हिस्सा मैं भी हूं, ये इस पर कोई शक नहीं है। उतार चढ़ाव आता रहता है कैंपों के अंदर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा किसी भी पाकिस्तानी सियासी पार्टी, किसी ग्रुप के साथ कोई तल्लुक नहीं। मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और मुझे दुख यह है कि अगर फ्यूचर के अंदर वाहिद दुनिया की इस्लामिक पावर जो है, अगर काले बकरों से आपने चलानी है या किसी ने भी चलानी है, तो मैं उसके खिलाफ हूं। ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। जो 24 नवंबर को उन्होंने किया है इस्लामाबाद पे, जो अटैक हुआ है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। दिस इज नॉट हाउ यू मूव फॉरवर्ड। और तीसरी, वो कहते हैं अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे, आप पाकिस्तान में सैरें कर रहे थे। आपका क्या ताल्लुक अमेरिकी सियासत से? बड़ा आप ऐसे ही, मेरा मतलब है कि ट्रम्प का चूरन बेची जा रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने ना डोनाल्ड ट्रंप साहब से आज तक कोई चीज ली है, ना मजीद लूंगा, ना पाकिस्तान से कुछ करूंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं। पाकिस्तान में एक शादी अटेंड करने के लिए सिर्फ 2 रातों के लिए आया था। और दूसरा, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, बिलखसूस ये जो घरों से भागे हुए आवारा बच्चे यूट्यूबर हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर देयर ट्वीट्स। आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं, कई और इस तरह के, एक थोड़ी है। ये तो ये तूफान बदतमीजी में तो कई लोग शामिल हैं। लेकिन ने भी सवाल उठाया। अच्छा चले, आपने कहा कुछ डॉक्टर्स हैं जो, मेरा मतलब है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो साजिद तारड़ से तो तगड़े हैं ना? नहीं, तगड़े हैं, उससे कोई शक नहीं। 20-20, 25-25 डॉलर हर महीने के डालते हैं वो। और दूसरा एक बात ये है, साजिद तारड़ एक सेंसेबल आदमी है। इन लोगों को बताया गया है कि ये सियासत नहीं जिहाद है, और वो अपने आप को जिहादी समझते हैं। मुजम्मल भाई, मैं यहाँ कई डॉक्टरों को बड़ा पर्सनली जानता हूं, मुझे 36 साल हो गए। अगले दिन एक डॉक्टर से मैंने बात की, वो रोना शुरू हो गया। क्यों? वो रोना शुरू हो गया प्रैक्टिकली। कहता है, ओए होए होए, पाकिस्तान को खुदा ने एक ही बंदा दिया था, वो जेल में है। और मैंने कहा, यार तुम उस्मान बुज़दार की बात तो नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो तुम? लेकिन ये कि फिर ये देखें, ये हदायत भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इस वक्त जो आपके साथ हो रहा है, मुझे तरस आ रहा है। वो कहते हैं जितनी आपको इमरान खान या तहरीक इंसाफ से नफरत है या मुखालफत है, आप पीडीएम के रहनुमा लगते हैं, नून लीग के रहनुमा लगते हैं, आप कोई रिपब्लिकन तो नहीं लगते ना? नहीं, देखें मुजम्मल भाई, मैं ना पीडीएम के साथ तल्लुक है, मेरा सिर्फ पाकिस्तान के साथ तल्लुक है और अमेरिका के साथ तल्लुक है। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, अमेरिका मेरी होमलैंड है। दोनों के साथ फीलिंग्स है मेरी, और जहां भी कुछ ज्यादती होगी मैं उसके खिलाफ बोलता रहूंगा, क्योंकि बोलना मेरा हक है, पॉलिटिकल ओपिनियन मेरा हक है। लेकिन मजहब, इसको अब एक सियासी पार्टी मजहबी टोला बन जाए तो मैं अल्टीमेटली उसके खिलाफ। तो साजिद साहब, अमेरिका अगर सपोर्ट करता है इमरान खान को, जो कि आने वाले टाइम में लग भी रहा है, जैसे कि टर्म गवर्नमेंट आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि आपको यह लगता है कि अमेरिका सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ताज के पत्ते टेबल पे रखे हैं, उनके अंदर खान साहब का पत्ता नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, एवरेज अमेरिकन से यहां पूछा जाए ना पाकिस्तान कहां है, तो वो यही समझते हैं मैक्सिको के साथ लगता है। तीसरी बात आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे चंद लौंडे लपाड़ों का सोशल मीडिया के ऊपर तूफान उठाना, आप समझते हैं कि ये सारी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इनको मैं नारे बताना चाहूंगा, इनको नारे वो भूल गए हैं जहां ये कहते थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है, और उसके बाद ये कहते थे हकीकी आजादी। रिचर्ड गर्नेल साहब को भी ये मेरे ख्याल में अंदाजा नहीं है कि हकीकी आजादी अमेरिका के खिलाफ आजादी थी। डोनाल्ड लू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का सफर है, ये किसी को किताब लिखनी चाहिए। नहीं, गर्नेल साहब ने तो कहा है जो इल्जाम ट्रंप पर थे वही खान साहब पर है। एक मिनट, मेरे ख्याल में तो ये पत्तों की से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, ये इसका नथिंग टू डू विद इट। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, ये गैर संजीदा ट्वीटें हैं। एक डिप्लोमेट ऐसी ट्वीटें नहीं कर सकता। अच्छा तारड़ साहब, अब तो आप ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी में जा रहे हैं, आपके पास दावतनामा है ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी का 20 जनवरी का?
देखें, दो उनके मेजर इवेंट है इस वक्त, उनके लिए वो बड़ी बड़ी रकम इकट्ठी कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, लेकिन दो जो मेजर इवेंट है उनमें नहीं जाऊंगा। कौन कौन से दो इवेंट है यहाँ पे उनके, तकरीबन दे आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम दैट, और मेरे ख्याल में मैं सोच रहा था कि नहीं, लेकिन मैं आई हैव इनविटेशन टू गो टू द बॉल्स। अच्छा, नहीं, जो बड़ी तकरीब हलफ बर्दारी की है उस पे होंगे या उस पे नहीं होंगे आप? नहीं, उस पे नहीं होगा। एक दो चीज, एक इवेंट के अंदर सिर्फ कांग्रेसमैन सेनेटर्स होंगे, दूसरे के लिए दे वर आस्किंग $50,000 टू अटेंड द इवेंट। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, पैसे रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी फंड रेजिंग कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए अपने पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं? नहीं, उसमें देखें, यहाँ पे जब भी इनाग्रेशन होती है, उस इनाग्रेशन के अपने फंड्स होते हैं और कैंपेन के अपने डेट्स होते हैं। ये ट्रेडिशनल, लेकिन इस दफा जो है वो सोच रहे हैं कि इस पे फंड्स कटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। जी मुजम्मिल साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके सारे जवाब पूछ नहीं लिए हमने उनसे, पूछ लिए, लेकिन फिर भी वो अभी भी बजिद हैं कि जी पतों की से ही ये ऑपरेट बात समझें कि 2016 में जो ट्रंप का कन्वेंशन था वॉशिंगटन डीसी में, उसके अंदर साजिद तारिक साहब ने खिताब किया था। हाँ और जी। दुआ भी कराई थी जी। जो रिपब्लिकन कन्वेंशन था, तिलावत की थी और एक मुख्तसर खिताब भी किया था। आज तक किसी पाकिस्तानी को यकीनन किसी ना डेमोक्रेट ना रिपब्लिकन के कन्वेंशन में खिताब करने का मौका नहीं मिला और ना वहाँ सूरह फातिह पढ़ने का मौका मिला। तो वो उनकी रिपब्लिकन पार्टी से में एक कोई पोजीशन होगी तो उन्हें कन्वेंशन में वो चांस दिया गया था ना। तो ये तो जरूर है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अननोन आदमी है ट्रंप के लिए। ट्रंप जानते होंगे तो उन्होंने अपने कन्वेंशन में उनको बुलाया और अपने कन्वेंशन में उनसे खिताब दुआ कराई। एक राब्ता तो मौजूद है। आज वो ट्रंप के करीब हैं या नहीं हैं, ये सवाल है। आप आज वो ट्रंप के उतने करीब हैं जितने 16 में थे, या वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ हैं और ट्रंप से के उतने करीब नहीं है? देखें ना, उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी में वो इसलिए नहीं जा रहे कि उसका टिकट है $50,000, ठीक है ना। तो उनका ख्याल है इस वक्त $50,000 खर्चने की जरूरत नहीं है और वो ट्रंप साहब अपनी हलफ बर्दारी पे वो $50,000 का टिकट दावतनामा दे रहे हैं जो आना चाहता है, ताकि वो अपने जो कैंपेन के अखराजात हैं उनका कर्ज उतार सकें जी। तो जो हमारे यहाँ पे लोग कह रहे थे कि दावतनामे जो हैं वो बड़े इस्तेहकाक और दावतनामा बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जाता है, तो वो भी क्लियर है कि $50,000 में कोई भी दावतनामा ले सकता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन बहरहाल चूंकि आजकल वो बहुत इन थे साजिद तारिक साहब और पीटीआई का तनाज़ा, तो उसमें उनका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था। बाकी पीटीआई ने उनके बारे में काफ़ी ट्वीट्स किए हैं कि इनका ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं है और तो लेकिन वो भी आगे ट्वीट्स और इनका मौक़िफ़ भी आगे जवाब दे दिया। हमने उनसे पूछ लिए सारे सख्त सवाल पूछ लिए तो उन्होंने उसका जवाब दे दिए। तो बाकी लोग खुद तय कर लेंगे किसका किससे ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।